अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और अपनी लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ उनको मैनेज कर रहे होंगे, प्रॉपर्ली पढ़ भी रहे होंगे, खेल तमाशे भी कर रहे होंगे। दोनों चीज़ों का बैलेंस ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन कोशिश करें जितना कोई इंडोर रह के मैनेज किया जा सकता है चीज़ों को करें, बिकॉज इट्स अ फैटल डिजीज़। कल भी हम बात कर रहे थे इसी बारे में, और अल्लाह ना करे हम में से किसी को भी ये फेस करनी पड़े, बट इट्स अ वेरी टफ थिंग टू हैंडल। एक बार खुदा न खास्ता हो जाए, मैंने देखा कुछ दोस्तों को अपने, तो बहुत ही एक बुरी हालत, बुरी कैफियत में आप चले जाते हैं। सो मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। सो बेहतर यही है कि आप उसको सेफ़ रह के गुजारें। क्या हम कहते हैं कि बेटर सेफ देन सॉरी। बाद में अफसोस करने से बेहतर है कि अभी क्या करें, उसको थोड़ा मैनेज कर लें, हैंडल कर लें। सो अब हम अपना चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं जी। कल जहाँ पे हमने छोड़ा था उसी से ऑनवर्ड पिकअप कर रहे हैं। एंड सडनली इन अ टॉरेंट ऑफ थॉट्स टू प्रेसिंग टू बी पुट इनटू वर्ड्स। टॉरेंट कहते हैं स्टॉर्म, तूफान जिसको आप कहते हैं। एंड सडनली इन अ टॉरेंट ऑफ थॉट्स टू प्रेसिंग, प्रेसिंग कहते हैं इमोशनल, मूविंग, इस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको इस्तेमाल जज्बाती कहते हैं। देन सडनली इन अ टॉरेंट ऑफ थॉट्स टू प्रेसिंग टू बी पुट इनटू वर्ड्स। सिवियर, हार्श के मानों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहते हैं कि अचानक सोचो कि ऐसे तूफान में जो इस कदर शदीद था कि उसको अल्फाज में बयान करना मुमकिन न था, चिप्स मेड आंसर टू हिमसेल्फ। चिप्स ने खुद कलामी की या खुद से बात की। दीज एग्जामिनेशंस एंड सर्टिफिकेट्स एंड सो ऑन, व्हाट डिड द मैटर। कहते कि ये तालीम, ये सर्टिफिकेट, ये इम्तहानात और ये असनाद, आखिर इन सब की क्या अहमियत है। व्हाट डिड द मैटर, आखिर इनकी अहमियत ही क्या है। एंड ऑल इज़ एफिशिएंसी एंड अप टू डेटनेस। एफिशिएंसी कहते हैं एक इफेक्टिवनेस, और अप टू डेटनेस कहते हैं मॉडर्निटी या इनोवेशन। कहते हैं इस तमाम तर जिद्दत और इस तमाम तर सलाहियत की भी आखिर क्या अहमियत है। व्हाट डिड द मैटर ईदर, आखिर इनकी भी क्या अहमियत है। रॉल्सन वॉज ट्राइंग टू रन ब्रुकफील्ड लाइक अ फैक्ट्री। कहते हैं कि रॉल्सन ब्रुकफील्ड को एक फैक्ट्री की मानंद चलाना चाह रहा था। अ फैक्ट्री फॉर टर्निंग आउट अ स्नॉब कल्चर बेस्ड ऑन मनी एंड मशीन्स। स्नॉब कल्चर कहते हैं एरोगेंट, स्टबर्न। कहते कि रॉल्सन ब्रुकफील्ड को एक फैक्ट्री की मानंद चलाना चाह रहा था। अ फैक्ट्री फॉर टर्निंग आउट अ स्नॉब कल्चर बेस्ड ऑन मनी एंड मशीन्स। कहते कि एक ऐसी फैक्ट्री जो कि मगरूर किस्म के लोग पैदा करेगी, जिनका तर्ज अमल पैसे और पैसे पर मुनहसर होगा और वो मशीनी अंदाज में सोचेंगे। ये वो कहना चाह रहे हैं। अब आपको याद होगा जब मैंने आपसे हम चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि उसने कैथरीन की डेथ क्यों दिखाई है। याद होगा अगर आप रेफर करें, पहले 2 लेक्चर जो मेरे थे चिप्स के हवाले से आपने लिए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैथरीन की डेथ दिखाने का वन ऑफ द कोर पर्पज़ ये है कि कैपिटलिज्म के जितने पॉजिटिव्स थे वो उसने कैथरीन की सूरत में दिखा दिए थे कि इनोवेशन दिखा दी थी, मॉडर्निज्म दिखा दिया था, लिबरेशन दिखा दी थी, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो चीज़ें थी वो दिखा दी थी। लेकिन अब एक कैपिटलिज्म का एक नेगेटिव भी उसने दिखाना था, और वो नेगेटिव क्या था? वो नेगेटिव था रैट रेस, मनी रेस, मटीरियलिज्म, कि हर वक्त आप क्या कर रहे हैं? पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हर चीज़ किसके गिर्द घूम रही है? पैसे के गिर्द घूम रही है। तो ये जो नेगेटिव कैपिटलिज्म का है, इसको दिखाने के लिए उसने कैथरीन को यूज़ नहीं किया, क्योंकि इतनी बड़ी हीरोइक फिगर जो उसने पोर्ट्रे की, अब उसको दोबारा उसका डाउनफॉल दिखाना नहीं चाहता। वो उसको वैसे ही उसने मार दिया
और इस नेगेटिविटी को दिखाने के लिए एक और कैरेक्टर लेकर आया है जिस कैरेक्टर का नाम है रॉल्स्टन। ठीक है, अब रॉल्स्टन के ज़रिए वो क्या कर रहा है, कैपिटलिज्म की नेगेटिविटी दिखा रहा है कि कैपिटलिज्म में हर चीज़ किसके गिर्द घूमती है, पैसे के गिर्द। और रॉल्स्टन भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है कि वो स्कूल को भी कैसे चला रहा है, वो स्कूल को भी एक फैक्ट्री की तरह चलाना चाह रहा है। हालांकि स्कूल का काम, फैक्ट्री का बेसिकली काम क्या होता है, फैक्ट्री का बेसिक काम होता है पैसा अर्न करना, रुपया कमाना। स्कूल का बुनियादी काम रुपया कमाना नहीं होता, स्कूल का बुनियादी काम होता है एथिक्स सिखाना। इसीलिए वो कहते हैं कि ये सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये इनकी क्या अहमियत है। अगर आप बच्चे को एथिक्स ही नहीं सिखा पा रहे, अगर आप बच्चे की तरबियत ही नहीं कर पा रहे, तो फिर उसके सर्टिफिकेशन जितने भी अच्छे हैं, फिर उसने जितने मर्जी अच्छे ग्रेड्स हासिल किए हैं, वो सारे ग्रेड्स क्या हैं, वो टोटली यूजलेस हैं, टोटली वर्थलेस हैं। यही बात वो एक्चुअली हमें समझाना चाह रहा है। The old gentlemanly traditions of family and broad acres were changing. Gentlemanly कहते हैं delicate, urbane, और ट्रेडिशंस कहते हैं कस्टम्स, रिवायात। कहते हैं कि वो पुरानी ख़ानदानी और ज़रई दौर की रिवायात, ब्रॉड एकर्स मीन्स ज़रात, के ज़रात के दौर की वो पुरानी ख़ानदानी रिवायात अब तब्दील हो रही थी। एज डाउटलेस दे वर बाउंड टू, और यकीन उन्होंने तब्दील होना ही था। बट इंस्टेड ऑफ वाइडनिंग देम टू फॉर्म अ जेन्युइन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी ऑफ ड्यूक एंड डस्टमैन। ड्यूक मैं ऊपर लिख देता हूँ, ड्यूक कहते हैं बैरनेट, नवाब, और डस्टमैन कहते हैं सर्वेंट, लोअर क्लास, और इंक्लूसिव कहते हैं इंटरनल। कहते हो यकीनन ये रिवायात तब्दील होनी ही थी। मैंने आपको बताया था ना कि फ्यूडलिज्म एक पूरा सोशल सिस्टम था जिसकी एक सर्टन रिवायात थी, सर्टन मॉरल वैल्यूज़ थी, लेकिन कैपिटलिज्म के आने से वो सारी वैल्यूज़ क्या हो रही थी, वो सारी की सारी वैल्यूज़ चेंज हो रही थी। अब चिप्स भी कहते हैं कि हाँ ज़ाहिर बात है, एक नया सिस्टम आया है तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ उसकी चेंज होनी है, लेकिन वो क्या चाहते हैं वो देखिएगा। बट इंस्टेड ऑफ वाइडनिंग देम, लेकिन बजाय ये कि वो इन रिवायात में वसत पैदा करता, टू फॉर्म अ जेन्युइन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी ऑफ ड्यूक एंड डस्टमैन, और एक ऐसा मुआशरा तख्लीक करता, ऐसा जमहूरी मुआशरा तख्लीक करता जिसमें ड्यूक और डस्टमैन, जिसमें आका और गुलाम दोनों शामिल होते। रॉल्सन वॉज नैरोइंग देम अप टू अ सिंगल इशू ऑफ अ फैट बैंकिंग अकाउंट। रॉल्सन इस सारे मामले को महज एक नुक्ते पर महदूद कर रहा था, और वो नुक्ता था तगड़ा बैंक अकाउंट। अब ये दोनों को ओपिनियन आप ज़रा देख लें। रॉल्सन कहते हैं प्योर मटीरियलिस्टिक अप्रोच है कि स्कूल में हमको यहाँ पे कोई उनको उनकी शख्सियत साजी नहीं करने आए हुए, हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। चिप्स कहते हैं कि ठीक है पैसा भी कमा लो तुम, नो इशू, पैसा कमाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि साथ साथ क्या करो, एक ऐसा मुआशरा भी तख्लीक करो, उनकी शख्सियत इस अंदाज से उनकी शख्सियत की तामीर करो कि ये मुआशरा एक ऐसा मुआशरा बने जिसमें ड्यूक और डस्टमैन दोनों मिलकर रह सकें। और याद रखें ये वही चिप्स है जो क्लास सिस्टम का बड़ा हामी था, जो कि पॉपुलर बॉयज़ को स्कूल बुलाने पर तैयार नहीं था, लेकिन ये कैथरीन का इन्फ्लुएंस है उसकी ज़ात पर। क्या वो कहता है कि नहीं, हमें कलेक्टिवली सबके लिए सोचना है, ड्यूक्स एंड डस्टमैन दोनों के लिए सोचना है, और एक ऐसा मुआशरा तख्लीक करना है जिसमें ये दोनों अपने अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन कर सकें। और यही वो चेंज है मुआशरती लेवल पर जिसको जेम्स हिल्टन दिखाना चाह रहे हैं। और ये चेंज उनके यहाँ उस वक्त आ रहा था, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आज भी नहीं आ सका। अब देखिए हम आज भी तकसीम है हर तरह से, हमारे यहाँ आज भी हम वो मुआशरा तख्लीक नहीं कर सके जिसमें ड्यूक और डस्टमैन इकट्ठे रह सकें।
बड़े वीडियो पॉलिसीज मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ आज भी हम मज़हब की बिना पे तकसीम है, हम सुबाइयत की बिना पे तकसीम है, हम कास्ट सिस्टम की बिना पे तकसीम है, हम सोशल स्टेटस की बिना पे तकसीम है, हम आज भी अमीर गरीब की तफरीक में है, हम आज भी ज़ातों बरादरियों की तफरीक में है, हम आज भी फ़िरक़ों की डिवीजन में अभी भी मौजूद हैं। तू सुन्नी है मैं शिया हूँ, ठीक है, तू बाट है मैं जाट हूँ, ठीक है। तो ये जो डिवीजन है ये अभी भी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है कि वो लेसन जो उन्होंने जिस जहालत के ख़िलाफ़ वो 125 साल 150 साल पहले फ़ाइट कर रहे थे, हमारे यहाँ वो जहालत आज भी मौजूद है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मिस्टर चिप्स अभी भी हमारे माशरे के लिए बहुत रेलेवेंट है। वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम गुड बाय मिस्टर चिप्स, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे माशरे में अभी भी मौजूद होनी चाहिए लेकिन मौजूद नहीं है। There never had been so many rich men's son at Brookfield। कहते हैं कि ब्रुकफील्ड में कभी भी इतने अमीर लोगों के बच्चे नहीं आए थे। अब एट ब्रुकफील्ड को हाईलाइट कर लें। मैंने पहले कहा कि टिपिकल इंस्टीट्यूट के लिए आपने क्या यूज करना है, यू विल ऑलवेज यूज एट। अब एट यूज करेंगे, इन यूज नहीं करेंगे। There had never been so many rich men's sons at Brookfield। कहते हैं कि ब्रुकफील्ड में कभी भी इतने अमीर आदमियों के लोग नहीं आए थे। The speech day garden party was like escort। escort ये घुड़सवारी की एक दौड़ है, मैं इधर लिख भी देता हूँ। ये घुड़सवारी का एक मेला है जिसमें बहुत से उमरा जो है वो शरीक होते हैं। सो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देख लें। तो एस्कॉट क्यों वो कह रहे हैं कि जैसे एस्कॉट में मुल्क भर से अमीर अमीर लोग आए होते थे ना, क्योंकि घुड़सवारी एक महंगा शौक है। तो जाहिर बात है जो एक मेले में घुड़सवारी के मुकाबलों पे जो शख्स आ रहा है वो घोड़ा भी बड़े शानदार होते होंगे, और ऐसे घोड़े ऑब्वियसली किसी आम मिडिल क्लास आदमी के पास नहीं होते थे। तो वहाँ पर क्या जाते थे, सिर्फ उमरा अमीर लोग, रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट वो लोग जाते थे। तो वो जो स्पीच डे प्राइज गिविंग सेरेमनी है जो उनकी सालाना हुआ करती थी, जिसमें बच्चों को प्राइज़ वगैरह मिला करते थे, उसमें इतने इतने अमीर लोग आए होते थे कि ऐसे लगता था कि ये जैसे कोई स्पीच डे प्राइज गिविंग सेरेमनी नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये कोई एस्कॉर्ट हो रहा है। इतने अमीर लोग वहाँ पे आए हुए थे। Ralston met these wealthy fellows in London clubs and persuaded them that Brookfield was the coming school। कहते हैं कि रॉल्सन इन अमीर लोगों को लंदन के क्लबों में मिला करता और उन्हें किसी न किसी तरीके से कायल कर लेता कि ब्रुकफील्ड एक उभरता हुआ स्कूल है। कमिंग का मतलब यहाँ पर एमर्जिंग होगा कि ब्रुकफील्ड एक उभरता हुआ स्कूल है। एंड सिंस दे कुडंट बाय देयर वे इनटू ईटन और हैरो, और चूंकि वो ईटन और हैरो में दाखला लेने में नाकाम रहते थे, दे ग्रीडली स्वैलोड द बेट। बेट कहते हैं फरेब, धोखा, चीटिंग। कहते तो वो फौरन इस धोखे में, और चूंकि वो भी ईटन और हैरो में दाखला लेने के काबिल नहीं होते थे, लिहाजा वो फौरन उसके इस फरेब में, इस जाल में फंस जाते। अब ईटन और हैरो क्या है, ये दो बड़े स्कूल हैं। फर्स्ट ईयर एट हैरो आपने पढ़ा भी हुआ है, जो हमारे हीरोज़ का पहला चैप्टर है जब विंस्टन चर्चिल का, और ईटन भी इसी तरह का एक स्कूल है। तो अब वो वहाँ नहीं ले सकते थे, तो रॉल्सन क्या करता था, उनको किसी न किसी तरह ट्रैप कर लेता था। जैसे हमारे यहाँ आप इसकी मिसाल ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चे को एचसन दाखला ना मिले तो वो क्या करेगा, वो उससे जो लोअर क्लास का स्कूल होगा, सपोज FC कॉलेज चला जाएगा, क्योंकि एचएन में तो दाखला नहीं मिल सका, तो फिर क्या करेगा, उसके सेकंड
पे जो स्कूल आएगा उसमें चला जाएगा। ऑफुल फेलोज, ऑफुल हॉरिबल, सम ऑफ देम दो अदर्स वर डिसेंट एनफ। कहते हैं कि उनमें से कुछ तो बड़े ही बदतमीज़ किस्म के लोग थे, अगरचे बाकी बड़े मुनासिब लोग थे। फाइनेंशरीज, कंपनी प्रमोटर्स, पिल मैन्युफैक्चरर्स। फाइनेंशरीज कहते हैं स्टॉक मार्केट से जो लोग वाबस्ता होते हैं, कंपनी प्रमोटर्स ये एडवर्टाइजमेंट से वाबस्ता जो लोग होते हैं, एंड पिल मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, दवाइयाँ बनाने वाले। अब ये तीनों उसने जो चूज़ किए हैं ना, आप इसमें देखिएगा एक चीज़ बड़ी आपके गौरतलब है कि ये तीनों के तीनों इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। नो फ्यूडल हैज बीन कि ज़रा से मुतल्लिक़ किसी शख्स का जिक्र नहीं है कि अमीर लोग अब कौन है, नए दौर के अमीर लोग कौन है। वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग फर्म्स बनाई हुई हैं, पिल मैन्युफैक्चरर्स हैं। क्योंकि अब कैपिटलिज्म आ गया और कैपिटलिज्म ने सारी दौलत वो जागीरदारों से लेके किन को मुंतकिल कर दी है, इंडस्ट्रियलिस्ट को मुंतकिल कर दी है। वन ऑफ देम गेव हिज सन 5 pounds अ वीक पॉकेट मनी। कहते कि उनमें से एक तो अपने बच्चे को हफ्तावार 5 पाउंड जेब खर्च के तौर पर दिया करता था। अब ये उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी अमाउंट है। ऐसे ही है जैसे आपको हफ्ते में जेब खर्च के लिए 50,000 रुपये मिलना शुरू हो जाए, तो वो क्या है, बड़ी ही अजीबोगरीब बात है कि इतना पैसा आपने बच्चे को क्यों देना है। वल्गर, ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस कहते हैं, ऊपर लिख देता हूँ, वल्गर कहते हैं ऑड, ऑकवर्ड, स्ट्रेंज, और ऑस्ट्रेशियस कहते हैं अगली। कहते हैं कि बहुत ही घटिया और फजूल बात थी। ऑल द हेक्टिक रॉटन राइपनेस ऑफ द एज। राइपनेस कहते हैं, अब ये राइपनेस मैच्योरिटी नहीं है, यहां पर राइपनेस का मतलब है डिके, गला सड़ा होना। कहते कि ऑल द हेक्टिक रॉटन राइपनेस ऑफ दिस एज। कहते कि इस अहद की, यहां पर एज का मतलब भी इरा है, इरा टाइम, और हेक्टिक का मतलब है सवियर, इंटेंस। ऑल द हेक्टिक रॉटन राइपनेस ऑफ द एज। कहते कि इस अहद की तमाम तर ये गली सड़ी पुख्तगी, नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। कहते कि बराबरी का कोई एहसास न था। एंड इट वॉज अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन अबव ऑल थिंग्स दैट ब्रुकफील्ड ऑट टू टीच। और ये मुसावात का दर्स ही था जो सब चीज़ों से बढ़कर ब्रुकफील्ड को देना चाहिए था। नॉट सो मच लैटिन और ग्रीक और केमिस्ट्री और मैकेनिक्स, ना कि लातीनी, ग्रीक, केमिस्ट्री और मैकेनिक्स। फिर आपको चिप्स का ओपिनियन बड़ा खुल के यहाँ पे पता चल रहा है। वो कहते हैं कि इन्हें हमने मुसावात ही तो सिखानी है, इन्हें इंसानियत तो सिखानी है। लातीनी, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स ये भी बाद में हम सिखाते रहेंगे, लेकिन असल चीज़ जो इनको सिखानी है, दैट मस्ट बी अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, दैट मस्ट बी अ सेंस ऑफ इक्वलिटी, कि इनको ये एहसास हो कि हम सारे क्या हैं, बराबर के शहरी हैं, एक जैसे शहरी हैं। और आप देखें कि हमारे यहाँ आज भी, मैं फिर कहता हूँ, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि बहुत रेलेवेंट नावल है, हमारे यहाँ आज भी बच्चों को ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। उन्हें आज भी ये बताने की ज़रूरत है कि अगर तुम अल्लाह की मर्ज़ी से किसी ऐसे घर में पैदा हो गए हो जो बहुत वेल ऑफ है, बहुत उम्दा, एक अल्लाह ने तुम्हें एक लाइफस्टाइल दे दिया है, बड़े अमीर घर में पैदा हो गए हो, तो तुम्हें कोई सुरखाब के पर नहीं लग गए, तुम्हें इसमें कोई तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं है। ये अल्लाह की रहमत है कि तुम्हें उसने एक खाते पीती फैमिली में पैदा कर दिया है, ठीक है, ये एक सो कॉल्ड ऊंची ज़ात में पैदा कर दिया है। और ऑन द कंट्रेरी
इसके बिल्कुल उलट, अगर आपको अल्लाह ने किसी ऐसे घर में पैदा कर दिया है जो कि फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं है, जो स्ट्रगलिंग एक फैमिली है, जो अभी माशरे में उस तरह से अपना मकाम पैदा नहीं कर सकी, तो इसमें भी कोई तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम इस मुल्क के सब बराबर के शहरी हो। सब इस मुल्क के कानून की नज़र में, अल्लाह की नज़र में तुम सब इंसान हो, तुम सब बराबर हो। ये वो सबक था जो हमें 1400 साल पहले से सिखाया गया था, लेकिन हम आज तक उसको नहीं सीख सके। And you couldn't expect to test that sense of proportion by setting papers and granting certificates। कहते और आप मुसावात के इस एहसास को इम्तहानात के ज़रिए या फिर असनाद देकर, सर्टिफिकेट्स देकर चेक नहीं कर सकते, उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस बात का कोई पैमाना नहीं है कि ये इस शख्स में इंसानियत किस हद तक है। ऑल दिस फ्लैश थ्रू हिज माइंड। फ्लैश्ड कहते हैं, मैं इसको moved, traveled, all this flashed through his mind in an instant of protest and indignation। protest कहते हैं revolt, बगावत, इंडिग्नेशन कहते हैं डिसरिस्पेक्ट, और डिसरिगार्ड, और इंस्टेंट कहते हैं मोमेंट। All this flashed through his mind in an instant of protest and indignation। कहते हैं कि ये सब कुछ उसके दिमाग में एहतजाज और एहसास तौहीन के उस एक लम्हे के दौरान ही गुजर गया। But he did not say a word of it। लेकिन उसने इसके मुतल्लिक एक लफ्ज़ तक न कहा। He merely gathered his tattered gown together। Tattered, worn out, फटा पुराना। worn out या आप कहते हैं he merely gathered his tattered gown together। कहते कि उसने महज अपने उस फटे पुराने गाउन को इकट्ठा किया। and with an oomph walked a few paces away। और oomph करता चंद कदम दूर चला गया। he had had enough of the argument। कहते कि वो बहुत बहस कर चुका था। At the door he turned and said। दरवाजे पर जाकर वो मुड़ा और कहा I do not intend to resign। मैं रिज़ाइन करना नहीं चाहता। And you can do what you like about it। और तुम इसके मुताल्लिक जो करना चाहते हो कर लो। अब ये एक ट्रू हीरो का कैरेक्टर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो खुल के उसने कह दिया मैं नहीं रिज़ाइन कर रहा, जाओ तुमसे जो होता है ना कर लो। अब ये वो चिप्स है, याद रखें, जिसको एक टाइम पे अपनी नौकरी बचाना मुश्किल हुई थी, जिसको लगता था कि वो कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा ब्रुकफील्ड में, वो प्रमोट नहीं हो पाएगा ब्रुकफील्ड में। और अब वो रॉल्सन जैसे हेडमास्टर को, सख्तगीर हेडमास्टर को क्या कह रहा है कि मैं रिज़ाइन नहीं कर रहा, जा तुझसे जो कुछ होता है कर ले। तो यहाँ पर हमें एक ट्रू कैरेक्टर इमर्ज करता हुआ हीरो का नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं जी अपने ईडियम्स पे जल्दी से। ई से हमने स्टार्ट किए थे, लास्ट हमने किया था जी अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसके बाद हम अगला करने जा रहे हैं जी अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट कहते हैं जो मरहम होती है उसको। अब मरहम हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ज़ख़म पे मलने के लिए ये वो। अब अगर उसमें मक्खी निकल आए तो क्या होगा? हम वो जो मरहम लगा रहे थे हम अपने ज़ख़म को हील अप करने के लिए, सुकून के लिए, तसल्ली के लिए, वो मरहम क्या होगी? वो उल्टा बदमज़ा हो जाएगी ना, मतलब आपका दिल ख़राब होना शुरू, मतली होना शुरू हो जाएगी आपको। तो इसीलिए रंग में भंग डालना, बदमज़गी पैदा करना, उसको हम क्या कहते हैं?
a fly in the ointment. The party was going very well, but his presence proved a fly in the ointment. कहते कि पार्टी तो बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जो ही वो आया तो उसने क्या किया, रंग में भंग डाल दी. Fall flat, बेअसर साबित होना, कि कोई चीज़ गिरी और नीचे कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया, वो जैसे थी वैसे ही आके धाम करके गिर गई बस. ना नीचे कोई उस पर नीचे ज़मीन पे कोई इम्पैक्ट आया, ना उस चीज़ पर कोई इम्पैक्ट आया, तो वो क्या है, दैट इज़ फॉलिंग फ्लैट, बिल्कुल आके वैसे के वैसे ही गिर गई. तो इसीलिए जो चीज़ बेअसर साबित हो उसको हम क्या कहते हैं, फॉल फ्लैट. माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम, कि मेरी जो तजवीज़ थी वो उस पर बिल्कुल बेअसर साबित हुई. फॉल फाउल ऑफ, कि उसने क्या किया, झगड़ना. फाउल कहते हैं कोई गलती करना, हम कहते हैं ना फाउल प्ले, ये फाउल हो गया गेम में. फॉल फाउल ऑफ, कि किसी चीज़ पर झगड़ा करना शुरू करना, किसी गलत काम में गिर जाना, गलत काम में पड़ जाना. तो वो गलत काम क्या है, ऑब्वियसली झगड़ा है. ही हैज़ फॉलन फाउल ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड फॉर नथिंग, कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बगैर किसी वजह के नाराज़ हो गया. फीदर वंस नेस्ट, अपना घर भरना. अब फीदर किसको कहते हैं, तिनके को, पर को. अब जब वो बनता है, घोंसला बनता है, तो वो क्या करता है, एक एक तिनका, एक एक पर जोड़कर वो घोंसला बनाया जाता है, एक एक उसमें फिटन किया जाता है पर या तिनका. तो आप क्या कह रहे हैं, अगर आप अपने ही उसमें नेस्ट में वो तिनका, हर तिनका जो आपको मिलता है वो अपने उसमें फीदर फिट किए जा रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, अपना घर ही भर रहे हैं, खुद को ही फ़ायदा पहुंचा रहे हैं. तो नेवर टेक एडवांटेज ऑफ योर ऑफिशियल पोजीशन टू फीदर योर नेस्ट, कि अपनी ऑफिशियल पोजीशन का फ़ायदा उठा के अपने नेस्ट को फीदर मत करें. आगे है जी, फाइंड फॉल्ट विद, नक्स निकालना, ये इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, बड़ा क्लियर है, मतलब ही पता चला. फाइंड फॉल्ट, कि आप किसी की गलती तलाश करें. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले और अव्वली. फर्स्ट पहला, फॉरमोस्ट भी सबसे पहले. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ मुस्लिम इज़ टू बी लॉयल टू इस्लाम, कि पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी क्या है कि वो इस्लाम के साथ जुड़ा रहे. फॉर गुड, फॉर गुड हमेशा हमेशा के लिए इसको हम यूज़ करते हैं. ही सोल्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी एंड लेफ्ट द कंट्री फॉर गुड. नेक्स्ट देखें जी, फ्रेंच लीव. फ्रेंच लीव हम कहते हैं जानबूझ के ज़बरदस्ती की बगैर तलाह की छुट्टी जो आप कर लेते हैं, उसको हम फ्रेंच लीव कहते हैं. ही वॉज फायर्ड फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव वेरी ऑफन, कहते हैं कि उसको बगैर तलाह के बार बार जो छुट्टी करता था उस वजह से उसको फारिग कर दिया गया. द फेयर सेक्स, फेयर कहते हैं नर्मो नाजुक को, तो फेयर सेक्स कौन सी होती है, ऑब्वियसली औरत. वो कंपैरेटिवली नर्मो नाजुक होती है, सिन्फ नाजुक कहते हैं इसको. द कमेटी शुड हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑफ द फेयर सेक्स, कि इस कमेटी में सिन्फ नाजुक के ख़वातीन की 2 मेंबर्स होनी चाहिए. देन इट टू फेस द म्यूज़िक, तनकीद का सामना करना, कि जो कुछ आपने किया है, जब उस पर बार ढोल बजेगा, जब उसकी बाहर मशहूरी होगी, उस पर लोग चीखेंगे, तनकीद करेंगे, तो आपको वो म्यूज़िक भी फेस करना पड़ेगा, तनकीद का सामना करना पड़ेगा. यू विल हैव टू फेस द म्यूज़िक फॉर योर मिसडीड्स, कि आपको अपनी जो मिसडीड्स हैं उनकी तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी. टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ट्रबल्ड वाटर, अब यहाँ पर फिश का मतलब वो नहीं है मछली, यहाँ पर फिश का मतलब है किसी को कांटा डाल के फ़ायदा उठा लेना ना. फिश करना क्या होता है कि आप किसी को फरेब दे के, धोखा दे के उससे फ़ायदा उठा लें. तो ट्रबल्ड वाटर, मुश्किल वक्त, कि आप मछली पहले ही पानी, एक ऐसे पानी में है जो जहाँ पे उसके लिए तैरना मुश्किल है, ट्रबल्ड वाटर हैं उसके लिए, और आप ऐसे वक्त में क्या करें, कुंडी डालें और उसको पकड़ लें, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है, उस पानी में उसके लिए तैरना मुश्किल है, तो आप उसकी मुश्किल का फ़ायदा उठा लें. तो यहाँ इसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है ये, दूसरों की मुश्किल से फ़ायदा उठाना. द एक्सट्रीमिस्ट वर फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स बाय स्प्रेडिंग अनार्की ड्यूरिंग द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कि पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इस मौके से फ़ायदा उठाया और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी. ले बेटे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल इंशाल्लाह फिर हम बाकी का अपना यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे. टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें. अल्लाह हाफ़िज़.